नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एक्सप्रेस में एक और बार आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस। टेंस इन द सेंस हिंदी में कहें तो समय या काल। दोस्तों, आपने कई सारे ऐसे सेंटेंसेस देखे होंगे जिनमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब फॉर्म में एस या ईएस लगता है, या कुछ सब्जेक्ट के साथ वर्ब फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगता है। जैसे कि ही शी इट के साथ तो वर्ब फॉर्म में एस या ईएस लगता है, और आई वी यू दे के साथ नहीं लगता है। तो ये सिस्टम क्या है, साथ ही कौन से सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब लगाने की ज़रूरत पड़ती है, कौन से सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, क्यों नहीं लगती, क्या कारण है इसके पीछे, सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। और स्पेशली ये वीडियो हम रहने वाला है टेंस के पहले भाग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो पूरे वीडियो को मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ाने की कोशिश करूँगा। बशर्त इतना है कि आप अंत तक बने रहें। बैक टू बैक 12 वीडियो आएंगे जिसमें टेंस के सारे भागों को लेकर आऊँगा, और अंत तक आपकी सारी प्रॉब्लम्स जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, अंत तक इस वीडियो में बने रहें, और आप अगर शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो ही आपको समझ में आएगी चीज़ें, बाकी समझ में आने वाली नहीं है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम टेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं कि टेंस किसको कहते हैं, टेंस की परिभाषा क्या है। आइए पढ़ते हैं। एनी ऑफ द फॉर्म ऑफ ए वर्ब that may be used to indicate the time of action or state is known as a tense in English grammar। हाँ दोस्तों, इससे हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ब की कोई भी फॉर्म जिसका प्रयोग कार्य का समय अथवा क्रिया के द्वारा अभिव्यक्त की गई अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, इसे इंग्लिश ग्रामर में हम टेंस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसको सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो कार्य जो हो रहा है, एक्शन जो हो रहा है, उसका समय क्या था, या जो वर्ब के द्वारा अभिव्यक्त की गई अवस्था, यानी कि वो कार्य हो चुका है, होने वाला है, या होएगा, कब होने वाला है। जैसे कि मान लो खाना खा चुका है, खाना खा रहा है, या खाना खाने वाला है, या कब खाएगा। ये चीज़ें जो बताता है, ये समय का जो फॉर्म स्ट्रक्चर जो बताता है, उसे हम इंग्लिश ग्रामर में टेंस के नाम से जानते हैं। तो इसी से तो हमको पता चलता है कि भाई मुकेश ने खाना खाया, खाने वाला है, या खाएगा। ये चीज़ें हम समझते हैं, इसी को इंग्लिश ग्रामर में टेंस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में 3 प्रकार के टेंस होते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस, जिसे हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस, जिसे भूतकाल के नाम से जाना जाता है। और फ्यूचर टेंस, जिसे भविष्य काल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सभी टेंस के 4 उपभाग होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी प्रकार पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और फ्यूचर टेंस के भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये बेसिक जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ, एक स्टार्ट क्लास में देनी चाहिए। तो हो सकता है कि आपको सबको पता हो, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसको नहीं पता, इसलिए मैं ये सारी जानकारी बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से टोटल टेंस के जो मुख्य भाग तो 3 होते हैं, और उनके उपभाग सहित 12 प्रकार के टेंस होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया था कि इस वीडियो के अंदर में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो आइए इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। ये कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन मैंने आपकी जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो में डाल दी है, तो आप देख लीजिए। द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैन बी डिफाइंड एज द एक्शन दैट इज डन इन प्रेजेंट, हाउएवर देयर इज नो डेफिनेट टाइम लिमिट गिवन टू इट बीइंग कंप्लीटेड। हाँ जी दोस्तों, इसमें होता क्या है कि जो क्रिया है, जो एक्शन है, वो तो हो रही है, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता है कि वो कंप्लीट हो चुकी है या कंप्लीट होने वाली है। देखो, इसको हम पढ़ लेते हैं। नीचे हिंदी में दे रखा है कि इस काल में क्रिया वर्तमान में हुई है, लेकिन कोई निश्चित समय अवधि नहीं दे रखी होती है। क्या करी होती है? निश्चित समय अवधि नहीं दे रखी होती। यह काल सार्वभौमिक सत्य अद्यतन कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी पहचान क्या है कि क्रिया के अंत में ता, ते, ती आता है। जी, आपने हिंदी में आपने देखा होगा कि वह पढ़ता है, वह उठता है, वह लेटता है, वह जाता है, वह आता है। तो ये सारे कौन से हैं? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो आइए इसके बारे में और भी अधिक जानकारी ले लेते हैं।
आइए दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर या रूल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें जाने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक टेंस में हम 3 प्रकार के वाक्यों से इस टेंस को पढ़ेंगे। तो तीन प्रकार के वाक्य कौन कौन से होंगे? अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिसको हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। दोस्तों मूल रूप से 3 प्रकार के ही वाक्य होते हैं। जैसे कि सकारात्मक वाक्य की बात करें तो आई रीड माई बुक। आई रीड माई बुक मतलब मैं मेरी किताब पढ़ता हूँ। आई डू नॉट रीड माई बुक तो मैं मेरी किताब नहीं पढ़ता हूँ। डू आई रीड माई बुक, क्या मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ? तो ये तीनों प्रकार के वाक्य आ जाते हैं। इसी प्रकार से रमेश खाना खाता है, ये सकारात्मक वाक्य है। रमेश खाना नहीं खाता है, नकारात्मक वाक्य। क्या रमेश खाना खाता है, ये हो गया इंट्रोगेटिव। तो इसी प्रकार से तीन प्रकार के वाक्यों को हम पढ़ेंगे और टेंस को इन वाक्यों के थ्रू से हम जानेंगे। दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ और रूल्स है, अपन देख लेते हैं एक एक करके। आप आराम से देखिए और समझने की कोशिश करिए। इस टेंस में अफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्यों में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते। दोस्तों कोई भी हेल्पिंग वर्ब सकारात्मक वाक्यों में यूज़ नहीं करते। हेल्पिंग वर्ब का क्या मतलब होता है? आपने देखा होगा इज, एम, आर, डू, डज, हैज़, हैव, ये वाले कोई भी वाक्य शब्द इसमें यूज नहीं होते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता। मेन वर्ब में जैसे ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ईएस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वापस से पढ़ रहा हूँ। मेन वर्ब में ही, शी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इस्तेमाल किया जाता है। और आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल की जाती है। इसमें किसी भी प्रकार से एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दोस्तों वर्ब में एस या ईएस लगाने का नियम क्या होते हैं? वे वर्ब जिनके अंत में डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड आता है तो उसमें हम वर्ब के साथ ईएस जोड़ देते हैं। जैसे डी ओ, डू में डी ओ आता है तो डज हो गया, गो का गोस हो गया, पुश का पुश हो गया, फिक्स का फिक्सेस हो गया। तो इसके अंत में ऊपर वाले जो शब्द दे रखे वो है, वंस दे है, वन है, तो उनके अंत में ये जुड़ जाता है। नेक्स्ट नियम है वे वर्ब जिनके अंत में वाई है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर हम आई एस लगाते हैं। दोस्तों आप बहुत जने जानते हैं, जैसे क्लासीफाई एफ क्या है हम जानते हैं कॉन्सोनेंट है और फिर वाई आ रहा है तो क्लासीफाइस हो जाएगा। वाई को हटा देंगे और आई एस जोड़ देंगे। उसी प्रकार से कॉपी COPY है तो कॉपीज कर देंगे, COPIES हो जाएगा। फ्लाई का फ्लाइस हो जाएगा, ट्राई का ट्राइस हो जाएगा, ड्राई का ड्राइस हो जाएगा। इसमें वाई से पहले कॉन्सोनेंट आएगा तो वाई को हटाकर IS बना देते हैं। तीसरा नियम है परंतु यदि वाई के पहले कोई वोवेल हो तो केवल S लगाते हैं, हम IES नहीं लगाते, केवल S लगाते हैं। जैसे PAY पे के पहले वाई के पहले क्या है ए है तो PAYS पेज कर देंगे। BARA ब्रेज हो जाएगा, LAY लेस हो जाएगा। तो ये जो नियम है इनको एक दो बार आप देख लें और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा देख लीजिए। सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद एस या ईएस ये वर्ब के साथ जुड़ेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद एक्स्ट्रा या अदर वर्ड्स जो भी आएंगे वो। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा अदर वर्ड्स। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर होगा। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई रीड माई बुक, इसमें आई क्या है सब्जेक्ट है, रीड क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, माई बुक यानी कि ऑब्जेक्ट आ गया। ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट में क्या होगा, ही क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, प्लेस क्या हो गया प्ले हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। ये मैं आपको बता देता हूँ एस या ईएस क्या लग रहा है, एस आगे लग रहा है, वाई मतलब प्लेस के साथ एस लग रहा है तो एस या ईएस हो गया। क्रिकेट क्या हो गया इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। सीता टेक्स टी, सीता क्या हो गई सब्जेक्ट हो गई। टेक्स क्या हो गया टेक हो गया इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें जो एस लग रखा है वो एस जुड़ चुका है इसमें
और टी यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया। दे गो टू स्कूल, दे क्या हो गया सब्जेक्ट, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू स्कूल क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है कि दोस्तों इसमें कहीं भी आपको लग रहा होगा हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है। हेल्पिंग वर्ब इस अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं की जाती दोस्तों, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। हेल्पिंग वर्ब की आगे आने वाले दोनों प्रकार के सेंटेंस जैसे नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। तो वो मैं जैसे आपको पढ़ाऊँगा तो आपको समझ में आएगी। तो दोस्तों ये हो गए अफर्मेटिव सेंटेंसेस। और इन सेंटेंसेस में जैसे रीड के अंदर हमने एस नहीं लगाया, प्लेस के अंदर हमने एस लगाया, टेक्स्ट के अंदर हमने एस लगाया। तो ये ऐसा क्यों लगाया, मैंने पहले ही बता दिया था कि ही शी इट नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे एस या ई एस का इस्तेमाल करेंगे, और आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली इस्तेमाल करेंगे, उसमें एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो कन्फ्यूज मत होइए, एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक या दो बार आप इस वीडियो को बार बार देख लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। आइए दोस्तों नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर स्ट्रक्चर क्या होगा। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एक्स्ट्रा या अदर वर्ड्स आ जाएंगे। तो कैसे ये यूज़ होंगे देख लीजिए। अपन देख लेते हैं आई डू नॉट गो टू स्कूल। इसमें आई क्या है, आई सब्जेक्ट हो गया। तो हमने स्ट्रक्चर में लिखा डू या डज, तो आई के साथ क्या लगेगा डू लगेगा। जैसे ऊपर ही शी इट के साथ मैं आपको एक चार्ट दे देता हूं दोस्तों, इस चार्ट को देख लीजिए और इस चार्ट को देख लेने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि किसके साथ डू लगता है और किसके साथ डज लगता है। तो आई वी यू दे के साथ हमारे क्या लगेगा डू लगेगा, और ही शी इट के साथ डज लगेगा। ठीक है, एक और बार बता देता हूँ, आई वी यू दे के साथ डू लगेगा और ही शी इट के साथ डज इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वापस हम इस सेंटेंस में आ जाते हैं कि आई डू नॉट गो टू स्कूल। तो आई क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, डू हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट गो टू स्कूल तो नॉट लगा दिया हमने, ये नेगेटिव हो गया, गो टू स्कूल तो आई सब्जेक्ट, डू हेल्पिंग वर्ब, नॉट की जगह नो, नॉट नेगेटिव है इसलिए लगा लिया, गो टू गो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और टू स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। दे डू नॉट रीड क्या लिखा है दे डू नॉट रीड, तो दे क्या हो गया सब्जेक्ट, डू क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, नॉट क्या हो गया नॉट नेगेटिव इसलिए लगाया, और रीड क्या हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें कोई अदर वर्ड्स नहीं डाले हैं। तीसरा देख लेते हैं ही डज नॉट टेक टी। हाँ दोस्तों हमने देख लिया था कि ही शीट के साथ डज का इस्तेमाल होगा, तो ही सब्जेक्ट हो गया, डज हो गया, देन नॉट और लगा दिया, उसके बाद टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और टी क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है। दोस्तों इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स और एग्जांपल्स होते हैं। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को यहीं छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को लेके आऊँगा, उसके स्ट्रक्चर और एग्जांपल, साथ ही इन दोनों के भी कुछ एग्जांपल उस वीडियो में लेके आऊँगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपके फ़ोन में सबसे पहले ये वीडियो आएगी। इतनी देर मेरे को सुनने के लिए आप सभी का शुक्रिया। अगर आपको फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आए तो वीडियो को एक दो बार ज़रूर देख लें, एक दो बार देख लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। शुक्रिया।